ये एग्जाम के रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं। जो प्रश्न समझ ना आए वही कंपल्सरी होते हैं। वेल कुछ ऐसा ही हाल क्लास 12 प्रोबेबिलिटी का भी है। बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बनते नहीं और एग्जाम में सबसे ज्यादा वही पूछे जाते हैं। वेल टेंशन नॉट बच्चों, आज के इस वन शॉट वीडियो में हम चुन चुनकर हर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले 10 सालों में रिपीटेटिवली बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर प्रोबेबिलिटी अभी तक नहीं भी पढ़ी है ना, टेंशन नॉट, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका हर एक कॉन्सेप्ट। तो चलो मिल के फोड़ते हैं। बच्चों सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है ना, थोड़े से बेसिक्स रिवाइज करते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स को रिवाइज करते हैं जो पूरे चैप्टर में आप बार बार सुनने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वेल इट इज सिंपली द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग, यानी बारिश होगी या नहीं होगी इसके कितने चांसेस हैं, लॉटरी में मैं जीतूंगी या नहीं जीतूंगी इसके कितने चांसेस हैं, है ना, या फिर डाइस रोल किया तो 2 आने के कितने चांसेस हैं। तो बेसिकली मैथमेटिकली जब हम चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप इस पूरे चैप्टर में सुनने वाले हैं बार बार, दे आर आउटकम्स, सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स। अब चलिए आउटकम क्या होता है, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट को पहले समझते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप एक डाइस को रोल कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप डाइस को रोल करते हो तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, है ना कुछ आएगा। तो ये जो डाई को रोल करने पे, है ना, डाइस को रोल करने पे जो आपका आउटकम आता है, ठीक है, यानी व्हाट डू यू गेट बेसिकली, तो वो हो गया हमारा, जैसे नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गए हमारे आउटकम्स, द रिजल्ट्स, है ना। सिमिलरली अगर कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और टेल क्या हुए, आउटकम फॉर टॉसिंग अ कॉइन। सिंपल। नाउ सिमिलरली व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सैंपल स्पेस। देखो अभी जैसे मैंने बताया कि डाइस को रोल किया तो आउटकम आ सकता है 1 या 2 या 3, तो ये सब आउटकम है। अगर मैं बोलूं कितने आउटकम्स आ सकते हैं डाइस को रोल करने पे, तो आप बताओगे, एक सेट बनाओगे आप कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो ये जो सेट हुआ ना, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज नथिंग बट आवर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को जनरली हम एस लेटर से डिनोट करेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। और लास्टली हम बात करते हैं इवेंट की। इवेंट क्या हुआ, इवेंट हुआ हमारा सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इवेंट इज बेसिकली द एक्सपेरिमेंट यू आर परफॉर्मिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बैग है, उसमें से रेड बॉल को हम पिक आउट कर रहे हैं, तो रेड बॉल को पिक आउट करना इज एन इवेंट, कुछ कर रहे हैं हम, है ना। जो काम हम कर रहे हैं या जिस काम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम इवेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी बारिश का होना इज एन इवेंट, कॉइन को टॉस करना इज एन इवेंट। अंडरस्टैंड व्हाट इज इवेंट? ये सारे डेफिनेशन जो है ना छोटे छोटे से पूरे चैप्टर में आएंगे, इसलिए पहले बता दिया। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इस चैप्टर के प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली इट इज नथिंग बट फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना। तो किसी भी चीज के होने की संभावना, यानी हेड आएगा या टेल आएगा, इसको मैथमेटिकली कितने होने के चांसेस हैं, इसके मैथ्स के टर्म्स में, नंबर्स के टर्म में बात करें तो बेसिकली अगर आप सोचोगे तो आप क्या बोलते हो कि हेड या टेल आने के 50-50 चांसेस हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि 50% पॉसिबल है, 20% पॉसिबल है, 30% पॉसिबल है। तो हम क्या बताते हैं, बेसिकली हम ये बोलते हैं कि क्योंकि हमारे 2 आउटकम्स पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या तो टेल, इन दो में से एक फेवरेबल आउटकम हो, यानी हेड आने के कितने चांस है, एक ही चांस है, क्योंकि कॉइन के सिर्फ एक साइड पे हेड होता है, दूसरे साइड पे टेल होता है ना। तो हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2 विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और टेल, है ना, इन अ कॉइन टॉस। तो ये हो गई हमारी क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, ये हो गई हमारी फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। सिंपल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। अभी तो हम बहुत सारे टफ फॉर्मूला ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में ना हम कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करेंगे और आप देखना आपको ये पूरा चैप्टर कितना आसान लगने लगेगा, और आप खुद सोचोगे कि यार मैं फालतू का इतना डर रहा था इस चैप्टर से, ये तो स्कोरिंग बन सकता है। Now, let's learn about a very special type of probability which you use in your daily life a lot. जैसे एक सिंपल से रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। So what is conditional probability? Well, मान लेते हैं कि आपका दिल आ गया है एक बहुत ही खूबसूरत से मजेदार से नाइकी शूज पे, ठीक है। अब नाइकी के शूज हैं, महंगे तो होंगे, तो अब क्या करें, मम्मी पापा को किसी तरह हमने कन्विंस कर लिया कि प्लीज चलते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है वो नाइकी के शूज। तो आप जाने वाले उसको खरीदने के लिए, ठीक है। अब खरीदने के चांसेस क्या है, 50-50, या तो पापा एग्री करेंगे या तो पापा एग्री नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अगर बहुत महंगा हुआ
बहुत ज्यादा पसंद है तभी पापा खरीदेंगे, वरना वो मना कर देंगे, यही होता है ना। बट सडनली आप, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर नाइकी के पास रजिस्टर्ड है और आपको मैसेज आता है कि आज नाइकी के आउटलेट पे 70% का डिस्काउंट है, तो क्या आपकी प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी? वेल, आई एम डेफिनेटली श्योर कि नाइकी के शूज पे अगर 70% डिस्काउंट मिल रहा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी और आपके पापा के खरीदने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बदलने वाली है कि व्हाई नॉट, हु डजंट वांट अ नाइकी शू, है ना। तो ये तो बस एक एग्जांपल हो गया, मतलब नाइकी शूज के बदले आप चाहो कि किसी ड्रेस की बात कर लो, किसी पर्स की बात कर लो, किसी स्कूल बैग की बात कर लो, एनीथिंग। तो जब आपको अचानक से डिस्काउंट मिल जाता है तो आपकी खरीदने की प्रोबेबिलिटी बदल गई, है ना। प्रोबेबिलिटी किस वजह से बदली? एक इवेंट के होने की वजह से, एक कंडीशन की वजह से बदल गई, राइट। सो दैट इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर आपका कोई इवेंट किसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, then we call it as conditional probability। अब शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिससे बाकी सारे टॉपिक रिलेटेड है। लिटरली ये पूरा चैप्टर ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ओके, नाउ सो let's talk about the formula for finding out conditional probability. Now conditional probability is basically किसी भी इवेंट के होने की संभावना जब एक दूसरा इवेंट हो चुका है। मतलब लेट अस अज्यूम कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस? तो इसको लिखने का तरीका होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड। एक स्टैंडिंग स्लैश हम लिखते हैं जो डिनोट करता है गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड is nothing but probability of A intersection B divided by probability of happening of event B। वो event जो हो चुका है उसकी probability को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, न्यूमरेटर में होता है A intersection B की probability, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशनल probability का फॉर्मूला, सिंपल है। चलिए अब इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देखते हैं जो पूरे चैप्टर में अगेन आपकी बहुत काम आने वाली है। पहली प्रॉपर्टी, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है। वेन डायग्राम तो आप सब समझते हैं, है ना। वेन डायग्राम में मान लीजिए कि मैंने ये सर्कल से डिनोट कर दिया हमारा पूरा कंप्लीट सैंपल स्पेस। अब इस सैंपल स्पेस में एक इवेंट ए हो रहा है, एक इवेंट बी हो रहा है, ठीक है भाई। नाउ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द सैंपल स्पेस एस given that B has occurred? सोचो क्या होगा? Probability of the sample space S when B has occurred is nothing but probability of S intersection B divided by probability of B। अब एक बात बताओ कि इस इवेंट B का और पूरे सैंपल स्पेस का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन मतलब दोनों के बीच में कॉमन क्या है? खुद सोचो, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है येलो कलर का, इस सर्कल में और इस आउटर सर्कल में कॉमन क्या है? ऑब्वियसली ये जो इनर सर्कल है वो कॉमन है, तो S इंटरसेक्शन B इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन B हैज ऑकर्ड क्या होगा भाई? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 1। दैट इज व्हाई इट इज इक्वल टू 1। सिंपल है। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। If A and B are any two such events of the sample space S and F is an event of S such that probability of F is not equal to 0, then the formula says that probability of A union B given F has occurred is equal to probability of A given F plus probability of B given F minus probability of A intersection B given F। लेंदी हो गया फॉर्मूला थोड़ा सा। कहां से आया ये फॉर्मूला? याद करिए हमने सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा है A यूनियन B का फॉर्मूला। A यूनियन B इज A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। ऐसा हम क्यों करते हैं? एक सैंपल स्पेस में अगर दो सेट्स हैं हमारे A और B और इन दोनों का यूनियन यानी इन दोनों का एडिशन आपको निकालना है, तो A और B को ऐड करते हैं तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो दो बार ऐड हो जाता है ना, एक बार A में भी ऐड हो गया, एक बार B में भी ऐड हो गया, इसलिए हम A इंटरसेक्शन B को एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, वन टाइम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस फॉर्मूले से ही हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज वेल, ठीक है। इसका यूज क्या है ये अभी हम आगे देखेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो पिछले कई सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आपका ना पूरा प्रोबेबिलिटी के मार्क्स हम इंश्योर कर लेंगे कि मतलब कुछ अलग पूछ ही नहीं सकता सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। आज जितने हम क्वेश्चंस करेंगे ना उसी में से आने वाला है, टेंशन ना लो। चल
नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट गिवन एफ इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ. अब ये फॉर्मूला कहां से आया? ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज के ना होने की संभावना इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ उसके होने की संभावना. पढ़ा है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज नथिंग बट व्हाट? इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7, 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में. तो सेम फॉर्मूले को हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी जोड़ दिया कि ई डैश गिवन एफ इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ. इस फॉर्मूले को याद रखना. अभी देखो मैं आपको एक क्वेश्चन ही बताऊंगी इसी के ऊपर बेस्ड. ठीक है, तो ये हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड उसके 3 प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली. अब सॉल्व करें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. चलो भाई, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, मतलब एकदम हलवा टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, और इससे क्वेश्चन आ गया तो मजे ही मजे हैं हमारे. ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन 2 टाइम्स ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13 एंड पी ए गिवन बी इज 2/5. वेरी सिंपल. एक बात बताओ, ए यूनियन बी कैलकुलेट करने के लिए पी ए चाहिए, दिया है, पी बी चाहिए, दिया है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ये हमें नहीं पता, पर ये कहां से निकलेगा? ये यहां से निकलेगा. कैसे निकलेगा? चलो देखते हैं. सो वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन 2 times of probability of A is given 5/13. This implies that probability of A is 5/13 into 2, यानी कि 5/26. Sorry, why have I written 15? It's 5/26. है ना? Now similarly, it is already given in the question that probability of happening of B is 5/13. ठीक है, तो अब हम इससे हमारा फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ? हमारा फॉर्मूला जो था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. चलो, अब सारी वैल्यू ना क्वेश्चन में दी हुई है. देखो, ए गिवन बी की वैल्यू दी है 2/5, तो ये पुट कर दिया मैंने, 2/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 5/13. चलिए इसको कैलकुलेट करिए. So 2/5 into 5/13 is basically probability of A intersection B, है ना? यहां से आगे जब हम A intersection B की वैल्यू निकालेंगे तो we are getting this. So 5 cancel, we get probability of A intersection B is 2/13. ठीक है, अब हम आते हैं अपने रिक्वायर्ड वैल्यू पे. हमें चाहिए probability of A union B. A union B क्या होता है? PA प्लस PB माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ा था ना, वही अप्लाई कर रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी? 5/26. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी थी? 5/13. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? 2/13. अब इसको तो सिंपल आपको फ्रैक्शनल एडिशन की तरह सॉल्व करना है. चलिए सॉल्व करते हैं. एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का तो 26 आएगा. सो 5 + 10 - 4 अपॉन 26. So this is 15 minus 4 is equal to 11 upon 26. Therefore, probability of A union B is 11 upon 26. This is our answer. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था. PA दिया है, PB दिया है, A given B दिया है. तो A given B से पहले हम A intersection B निकालेंगे, फिर A intersection B से हम A union B निकालेंगे. साइकिल समझ गए? किससे क्या निकालना है ना? बस यही करना, मैथ्स के हर प्रॉब्लम में यही करना होता है. जो गिवन है उससे जो निकाल सकते हो निकालो, फिर जो निकाला है उससे जो पूछा है वो निकालो, तो वो चेन चलती जाती है हमारी. ठीक है, चलो भाई अगला सवाल. वंस अगेन देखते ही आपको लग रहा होगा कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है. पीए दिया है, पीबी दिया है, पी ए गिवन बी दिया है और बी गिवन ए की वैल्यू पूछ रहा है. अब देखो, अगर पी बी गिवन ए निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत है, और ए इंटरसेक्शन बी कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा. ठीक है, तो सिंपल है. सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट मतलब वो बता दे रही हूँ कि हम करने क्या वाले हैं. ए गिवन बी से हम कैलकुलेट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी से फिर हम कैलकुलेट करेंगे बी गिवन ए. ये हम करने वाले हैं बेसिकली इस क्वेश्चन में. ठीक है, अब सिंपल है फॉर्मूला. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी. सो ए गिवन बी की वैल्यू कितनी है? 3/4. सो 3/4 is probability of A intersection B upon
PB कितना है 1/2, 1/2. So probability of A intersection B is nothing but 3/4 into 1/2. So this is 3/8. ये आ गया. इसके बाद हम निकालेंगे probability of B given A, जो क्वेश्चन में पूछा गया है. क्या होगा? probability of A intersection B, न्यूमरेटर में तो वही रहता है, डिवाइडेड बाय probability of A, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन आएगा? A आएगा. जो सेकेंड टर्म होता है वो डिनोमिनेटर में चला गया है ना. अब A इंटरसेक्शन भी क्या निकाला आपने? 3/8. सो 3/8 डिवाइडेड बाय PA कितना है? 5/8. चलो भाई, तो ये हो गया 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 8/5, 8 कैंसिल, योर आंसर इज 3/5. दैट्स इट. कितना सिंपल था बताओ. 2022 पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया है ना. तो काश इस साल भी ऐसे ही कुछ पूछा जाए, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए स्कोर करना, राइट. सो बिल्कुल भी टफ नहीं है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर. बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूले में बस वैल्यू डालना आना चाहिए, ठीक है. और वही हम सीखेंगे आज के पूरे सेशन में कि कैसे क्वेश्चन में से वैल्यूज निकालते हैं, फॉर्मूले में डालते हैं और आंसर निकालते हैं. क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ना और कुछ नहीं करना है आपको, सब फॉर्मूला बेस्ड आने वाला है आपका, ठीक है. चलो भाई, वन मोर क्वेश्चन, वेरी सिमिलर क्वेश्चन बट एक ट्विस्ट के साथ. देखो यहाँ पे भी B गिवन A दिया है, A गिवन B पूछ रहा है. तो इससे पहले वाला क्वेश्चन कि जैसा ही है ये क्वेश्चन रिपीटेड है. देखो कॉन्सेप्ट, बस इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें P नॉट A दे दिया है. तो हमें क्या, अगर P डैश A की वैल्यू दी है 0.7, तो ये बताइए PA क्या होगा? इट विल बी 1 माइनस 0.7, दैट इज 0.3. लो भाई, अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसे ही बन गया है ना. सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है मुझे, आई एम श्योर कि आप सॉल्व कर लोगे, है ना. तो हमने PA कैलकुलेट कर लिया 0.3, PB हमें क्वेश्चन में दिया है 0.7, B गिवन A दिया है 0.5 और कैलकुलेट करना है A गिवन B. फटाफट करो एकदम, है ना. कैसे निकलेगा? B गिवन A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. रट जाना चाहिए आपको ये फॉर्मूला. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? PA आएगा, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नथिंग बट B गिवन A 0.5 इंटू PA 0.3 यानी कि 0.15, है ना. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A निकालना है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B. कौन आएगा डिनोमिनेटर में? B आएगा. तो A इंटरसेक्शन B 0.15 और PB कितना दिया है? 0.7. सो ये हो गया आपका आंसर. You'll get the value of A given B as, डेसिमल रिमूव कर दो, 15/70 which is 5 3s are 15 and 5 1s are 5, 5 4s are 20, 3/14. That is your answer. सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है. सिंपल है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबको समझ में आ गई है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी समझ में आ गया है. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना यहाँ खत्म नहीं होती है, आगे पूरे चैप्टर में आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कई जगह यूज करने वाले हो. ओके चलो, बट उसके पहले ना, मतलब जो बाकी टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम of probability. Now what is multiplication theorem? It says that if A and B are two events associated with a random experiment, then probability of happening of A and B are compulsory together. ठीक है, मतलब समझ में तो आया नहीं होगा डेफिनेशन क्या बोल रहा है. एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझाती हूँ. मान लेते हैं आपको क्वेश्चन ने बोला कि आपको एक डेक ऑफ कार्ड्स दिया है, उस डेक ऑफ कार्ड में से आपको किंग निकालना है, ठीक है. लेकिन इट इज कंपल्सरी कि ये जो किंग निकला है ना, उसके बाद जो आप कार्ड निकालो वो क्वीन ही होना चाहिए, ठीक है. तो बेसिकली उसने क्या बोल दिया कि पहले चांस में किंग आया है और दूसरे चांस में क्वीन आना चाहिए, ठीक है. ये कंपल्सरी है, दोनों को कंपल्सरी कर दिया. तो जब दिस एंड दिस बोथ शुड हैपन, तो हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है. और कोई एग्जांपल ले लो. मान लो आपको एग्जांपल दे दिया कि आपके पास एक बैग है, ठीक है. उस बैग में से आपने एक रेड बॉल निकाला, ओके ना, उसको बाहर रख दिया, उसको वापस अंदर नहीं डाला, उसको बाहर रख दिया. उसके बाद आपने बैग से एक और बॉल निकाला, तो इस बार मान लेते हैं आपको ब्लैक बॉल निकाला, ठीक है. तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल व्हेन फर्स्ट चांस में रेड बॉल आ चुका है. तो देखो अगेन दो कंपल्सरी यहाँ सिचुएशन होगी कि पहली चांस में रेड बॉल ही आना चाहिए
एंड दूसरी चांस में ब्लैक बॉल आना चाहिए। तो जब ये एंड वाली बात हो जाती है ना कि ये भी और ये भी दोनों को होना है, तब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? इसका सिंपल फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को होना कंपलसरी है ना, यानी दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं हम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सोचो इस एग्जांपल में इसको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि पहली चांस में रेड बॉल निकला है, दूसरी चांस में ब्लैक बॉल निकला है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल गिवन दैट रेड बॉल हैज ऑलरेडी टेकन आउट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। पहली चांस में क्या निकला? रेड बॉल, उसको मल्टीप्लाई किससे किया? ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी से, गिवन दैट रेड बॉल आ चुका है ना। ये जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे लिए कंपलसरी है कि पहली चांस में रेड बॉल आ चुका है। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब इसमें आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है दो चीजों की। पहला तो जब भी आप किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालते हैं तो इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। व्हाई? बिकॉज प्रोबेबिलिटी जो है ना वो इम्पॉसिबल से लेकर 100% श्योरिटी तक ही जाती है। तो चाहे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी की प्रोबेबिलिटी को, तो मल्टीप्लाई करके भी तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ना। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1। okay, and probability of an event A given that event A has occurred will always be equal to 1 because obviously आप ये बोल रहे हो कि बताओ A इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। अगर मैं श्योर हूं कि A इवेंट हो चुका है तो आप ये बोलोगे ना, अरे भाई 100% चांस है, तुम खुद ही तो बोल रहे हो वो हो चुका है। मतलब मैं ये बोलूं, ये बताओ बारिश होने के कितने चांसेस है? वैसे तो बारिश हो रही है, तो आप बोलोगे ये कैसा सवाल है भाई, बारिश हो रही है मतलब 100% चांस है ना बारिश होने के। तो ये वही वाली स्टेटमेंट हो गई। तो इन दो चीजों का ख्याल रखिएगा, कई बार माइन्यूट डिटेल्स में आप भूल जाओगे जब क्वेश्चन ने पूछता है इसको। ठीक है, चलो अब एक ना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सुपर क्लियर हो जाएगा आपको कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। अब एक सच्चाई बोलूं मैं आपको, सच्चाई ये है बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फॉर्मूला ना कभी काम नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का लॉजिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फॉर्मूला। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का लॉजिक समझ गए ना तो फॉर्मूला कुछ नहीं है आपके लिए, आप यूं सॉल्व कर लोगे सारे क्वेश्चन, गारंटी है मेरी। इस वीडियो के एंड तक आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो चाहे कोई भी हो, प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। ये ऐसे वर्ड जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे ना उसको अंडरलाइन कर लो उसी वक्त, कि नजरों से मिस नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स, 3 कार्ड्स निकाले गए विदाउट रिप्लेसमेंट। एक निकाला रख दिया, दूसरा निकाला रख दिया, तीसरा निकाला रख दिया, वापस नहीं डाला इसमें पैक ऑफ कार्ड्स में। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। मतलब 3 कार्ड निकाल रहे हैं हम, 1 2 3। ठीक है, उसने ये बोला कि सबसे पहले आपने जो निकाला है, क्या निकाला है? फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, किंग निकाला, फिर किंग आना चाहिए एंड थर्ड चांस में एस आना चाहिए। अब इसने क्या बोला, मैंने आपको बताया था ना, जहां आपको दिखाई दिया एंड दिस एंड दिस एंड दिस, तो एंड जहां पर भी दिखाई दे समझ जाओ कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात कर रहा है। अब आप खुद सोचो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे हुआ, क्योंकि वो बोल रहा है कंपलसरी है कि पहले चांस में किंग ही आना चाहिए, दूसरे में भी किंग आना चाहिए, तीसरे में एस आना चाहिए, तीनों का होना कंपलसरी है ना। किंग के बदले क्वीन हो सकती है ना, क्वीन के बदले जे हो सकता है, इट इज कंपलसरी, यही आना चाहिए। एंड तीनों में कंपल्सन डाल दिया है। तो जैसे कंपल्सन डाल देते हैं हम, जैसे हम एंड की बात करते हैं वैसे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ले आते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और कुछ नहीं है बल्कि प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो लॉजिकली समझो, आपसे बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो कि पहले चांस में किंग आया, दूसरे चांस में किंग आया, तीसरे चांस में एस आया, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? सबसे पहले तो हम निकालेंगे पहले चांस में किंग आने की प्रोबेबिलिटी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एंड है तो मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही लॉजिक है। ये मत सोचो कि फॉर्मूला क्या था, ए इंटरसेक्शन बी क्या था, ए गिवन बी क्या था, नथिंग, बस ये सोचो एंड बोला है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय, उसने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, सो हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन किंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन आउट,
है ना। अब ये लिखना जरूरी क्यों है, क्योंकि किंग को निकाल के ना साइड रख दिया है, तो जब सेकंड टाइम किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो ये याद रखना है जरूरी है कि एक कार्ड ना कम हो चुका है डेक में से, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इन द थर्ड चांस गिवन सेकंड चांस पे किंग आया था एंड फर्स्ट चांस में किंग आया था, तो गिवन के, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि गिवन के, यानी 2 बार किंग आ चुका है। तो बस देखो लॉजिक, कुछ फॉर्मूला नहीं लगा रही मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, लॉजिक लगा रही हूँ। चलो, तो पहले चांस में किंग आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल 4 किंग होते हैं पूरे डेक में, डिवाइडेड बाय 52, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय दूसरी बार किंग आने की प्रोबेबिलिटी, बचे 3 किंग, एक किंग को निकाल के अलग कर दिया तो 3 किंग बचे आउट ऑफ 51, अभी डेक में से एक कार्ड कम हो चुका है ना, मल्टीप्लाइड बाय एस आने की प्रोबेबिलिटी जब 2 किंग निकल चुके हैं, कितने एस बचे, तो एस तो चारों के चारों बचे ना, क्योंकि अभी तक तो एक भी एस नहीं निकाला गया है, 4 आउट ऑफ 50, क्यों, क्योंकि 2 कार्ड डेक में से निकाले जा चुके हैं, तो 50 होगा डिनोमिनेटर में। नाउ वी विल सिंपली मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, सो मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर लोगे, 4 4 16, 16 into 3 is 6, 3 is 18, 8 carry over 1, 3 is 48 upon 52 into 51 into 50, कर लेना यार मल्टीप्लिकेशन, आई एम श्योर कि मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है आप लोग को, ठीक है। तो सिंपल था, कितना अच्छा क्वेश्चन था, और देखा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कितना आसान है, लॉजिक लगाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है सारी प्रोबेबिलिटीज को जब तक हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी नहीं मिल जाती, ठीक है। एक और सिमिलर क्वेश्चन करें, थोड़ा हट के, जो बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है और आपके एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। 2 cards are drawn at random and one by one without replacement from a well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability that one card is red and the other card is black. आप बोलोगे मैम ये तो बहुत सिंपल है, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन बनाया वैसे ही तो सेम हुआ, आप क्यों बोल रही थी कि अलग है। तो देखो भाई, हमने 2 कार्ड निकाले हैं, एक पहला कार्ड, इसके साथ एक दूसरा कार्ड, क्योंकि एंड बोल दिया है मतलब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा रहे हैं हम, ठीक है। अब ये बताओ क्वेश्चन ने पूछा क्या, क्वेश्चन ने पूछा एक कार्ड रेड है दूसरा ब्लैक है, तो आप बोलोगे कि मैम ऐसा करते हैं, रेड कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय ब्लैक कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड बोल दिया ना विदाउट रिप्लेसमेंट, ये पूरी कहानी बदल देता है। क्यों बदल देता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि पहले रेड आ रहा है फिर ब्लैक आ रहा है, क्वेश्चन ने बोला दोनों में से एक रेड है एक ब्लैक है, तो इसीलिए हमें दोनों कंडीशन को कंसिडर करना पड़ेगा। कौन सी 2 कंडीशंस, पहले रेड फिर ब्लैक, और पहले ब्लैक फिर रेड। अब एक चीज ध्यान दो, मैंने यहाँ एडिशन का साइन लगाया बीच में, क्यों, क्योंकि जब और की बात आती है तो हम ऐड करते हैं, जब एंड की बात आती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो और होगा ना, या तो ये सिचुएशन होगी या तो ये सिचुएशन होगी, या तो पहले रेड आएगा या तो पहले ब्लैक आएगा, तो ये 2 सिचुएशंस की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करना पड़ेगा, तब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। सो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 red 1 black ball is nothing but what, probability of a red ball multiplied with probability of a black ball given that red ball has been taken out, है ना, given that red ball निकाल चुके हैं, ये कंडीशन जरूरी है, प्लस probability of having a black ball into probability of having a red ball given that black has been taken out in the first chance। समझ में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का लॉजिक, कि रेड बॉल निकालने की कितनी चांसेस है, मल्टीप्लाइड बाय ब्लैक बॉल निकालने के कितने चांसेस है, बट गिवन दैट रेड बॉल पहले ही निकाला जा चुका है, ये जरूरी है, ठीक है। तो अब चलो निकालते हैं, रेड बॉल निकाल, ओ रेड, आई एम सो सॉरी, मैं इतने देर से बॉल बॉल बोल रही थी, हम कार्ड्स की बात कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी, सो इट्स नॉट बॉल्स, इट्स कार्ड्स बेसिकली, तो हम कार्ड्स की यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए, रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, कितने कार्ड्स होते हैं रेड कलर के, तो टोटल 52 में 26 कार्ड्स होते हैं रेड कलर के, है ना, तो 26 रेड कलर कार्ड आउट ऑफ 52 रेड कलर कार्ड मल्टीप्लाइड विथ 26 ब्लैक कलर कार्ड गिवन आउट ऑफ 51। 51 क्यों, विदाउट रिप्लेसमेंट, एक कार्ड निकाला बाहर रख दिया तो बचा 51 ना, तो जब दूसरी बार निकालोगे तो 51 से निकालोगे ना, 52 से नहीं, प्लस ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 26 आउट ऑफ 52 पहली चांस में, दूसरी चांस में रेड निकालने की
21 आउट 26 आउट ऑफ 51, अगेन 51 हो जाएगा क्योंकि एक कार्ड कम हो चुका है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सो योर आंसर इज 26 इंटू 26 अपॉन 52 इंटू 51 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि दो बार सेम एडिशन कर रहे हैं। तो दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। आई एम श्योर कि आप इसका कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, है ना। तो हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट किया फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकंड इज ब्लैक, प्लस फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज रेड. So we calculated probability of taking out red ball, given that probability of, sorry, multiplied with probability of black, given that red card has been taken out, again probability of black card into probability of red card given that black card has been taken out. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्लियर है आप सबको, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखें मजबूत करने के लिए कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि देखो ना कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कितना सिमिलर क्वेश्चन 2020 में दोबारा पूछा गया है आपसे, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन को, समझ जाओगे बिल्कुल सेम है। The probability of finding a green signal on a busy crossing X is 30%. ठीक है भाई, ग्रीन सिग्नल, probability of a green signal is 30%, मतलब 0.3, है ना। Now they are asking what is the probability of finding a green signal on 2 consecutive days out of 3 days. मतलब 3 दिन तक हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। 2 लगातार दिनों में ग्रीन आना चाहिए। मान लो पहली बार ग्रीन आया तो दूसरी बार भी ग्रीन सिग्नल आएगा और तीसरी बार ग्रीन नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला 2 आउट ऑफ 3, ठीक है, सिंपल है। बट अगेन सोचो, क्या कोई और सिचुएशन भी पॉसिबल हो सकती है? यस, आउट ऑफ 3 डेज सिर्फ 2 दिन ग्रीन आना जरूरी है। तो ये थोड़ी जरूरी है कि पहले दिन ग्रीन आ रहा है कि नहीं। मान लेते हैं कि पहले दिन ग्रीन नहीं आ रहा है, उसके बाद के 2 दिनों में ग्रीन सिग्नल आ रहा है, तो ये सिचुएशन भी तो पॉसिबल है। सो दैट्स व्हाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिचुएशन पॉसिबल, ग्रीन ग्रीन नॉट ग्रीन, और नॉट ग्रीन एंड ग्रीन ग्रीन सिग्नल। सो दैट्स व्हाई नॉट ग्रीन को कैलकुलेट करना भी बहुत जरूरी है। सो पी नॉट ग्रीन क्या होगा? इट इज नथिंग बट 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। सो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सिग्नल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सिग्नल गिवन ग्रीन सिग्नल हैज ऑकर्ड, multiplied by probability of not green signal given 2 green signal has occurred, plus probability of G dash into probability of G given G dash into probability of G given G dash G. ये दोनों को जो ऊपर मैंने लिखा है ना, उसी को मैंने प्रोबेबिलिटी में लिख दिया। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो तो आया बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज 0.3 इनटू सेकंड डे ग्रीन सिग्नल आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 0.3 होगी, फर्स्ट डे पे डिपेंड नहीं करेगी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.3 ओनली, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 0.7 प्लस 0.7 इंटू 0.3 इंटू 0.3, चलो मल्टीप्लाई करो क्या आएगा। सो यूल गेट 3 3 9, 9 7 63, and you'll get 0.063 plus 0.063, है ना, क्योंकि दोनों में सेम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एंड दिस इज नथिंग बट 3 plus 3 6, 6 plus 6 12, so 0.126। ये हो गई आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल ऑन 2 consecutive days। समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कब लगाना है? बस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जब भी लगाना है हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारे पॉसिबल सिचुएशंस है उन सबको हम कंसिडर करेंगे, सबके बीच में एडिशन साइन लगा देंगे, क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पॉसिबल है तो उनमें से कोई एक ही फाइनल होगा ना, तो ये या फिर ये, तो इसलिए बीच में एडिशन साइन लगाते हैं। चलिए अब एक बहुत मजेदार सा असर्शन रीजन का क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस साल सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी रिलीज किए हैं, तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस है ना। तो चलो देखते हैं कैसे अप्रोच किया जाता है। बहुत सिंपल है, it is given that there are 2 events A and B associated with an experiment such that probability of A intersection B is probability of A into probability of B। ये given है आपको, ठीक है, this is a given statement।
Now the assertion says that probability of A given B will be probability of A and probability of B given A will be probability of B according to this statement, and the reason being A union B is equal to PA plus PB. सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये चेक करना होता है कि जो हमारा assertion है क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट है, जो हमारा रीजन है क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट है. उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है. ठीक है, सो सबसे पहले तो इट इज गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है. ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब ये हो गया कैंसिल, बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ A. So probability of A given B is equal to probability of A, which is the same statement given over here. हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई assertion जो कह रहा है वो सच है. Similarly हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि B given A is equal to PB. So यहाँ से हमें ये पता चला कि assertion जो हमारा statement है वो correct है. ठीक है, अब बात करते हैं reason statement की. तो reason हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस बी बी, ये रीजन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये स्टेटमेंट ही गलत है ना, ये स्टेटमेंट ही गलत है. तो वो असर्शन का रीजन कैसे बन सकता है? अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट होता तब तो हम ये चेक करते कि हाँ असर्शन और रीजन एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं. बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये होता है. यहाँ पे तो ए इंटरसेक्शन बी गायब कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम? ऑप्शन सी. The assertion is correct, but the reason is incorrect. The statement is wrong. तो जब statement ही wrong है, तो फिर आगे की बात तो हम करेंगे ही नहीं कि reason है is the correct explanation or not. है ना, समझ में आ गया कैसे अप्रोच करते हैं assertion reason टाइप के क्वेश्चंस को. चलो भाई, इसके बाद चलो देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स के बारे में. फॉर एग्जांपल, व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि इन टॉपिक से भी क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड ये टॉपिक्स जो है वो दूसरे टॉपिक्स के साथ भी इंटरलिंक होके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में. सो लेट्स लर्न अबाउट देम विद सम रियल लाइफ एग्जांपल्स. Let's learn about mutually exclusive events. Now, what are these events? कभी कभी ऐसे इवेंट्स होते हैं, मान लो हमने 2 इवेंट परफॉर्म किए और जब हम इन 2 इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात की श्योरिटी होती है, गारंटी होती है कि अगर ये हुआ तो ये नहीं होगा, ये हुआ तो ये नहीं होगा. ऐसा कब होता है? सोचो सोचो सोचो. अरे सिंपल, कॉइन को टॉस करने में, कॉइन को टॉस किया एक बार, कॉइन को आउटकम देखा. सो अगर आपका आउटकम है हेड, तो मैं आपको बोलूं कि टेल आने का आउटकम और हेड आने का आउटकम क्या वो एक साथ पॉसिबल है? नहीं, एक साथ पॉसिबल नहीं है. या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? नहीं. तो अगर मैं बोलूं इवेंट ए है हेड, इवेंट बी है टेल, सो इवेंट ए एंड इवेंट बी, आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? यस, they are mutually exclusive because it is never possible that they will occur together. Understood everyone? What is mutually exclusive events? So guys, now what are mutually exhaustive events? जैसा अभी हमने exclusive events के बारे में पढ़ा, वैसे ही exhaustive events होते हैं. Well, 2 events are said to be exhaustive events if the coming of one event is confirmed. मतलब अगर 2 event एक साथ perform किए जा रहे हैं, for example head आना and tail आना, ठीक है, और बेसिकली आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो क्या ये कंपल्सरी है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा? Yes, of course, ये कंपल्सरी है कि दोनों में से एक तो आना ही आना है. तो ऐसे इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं कि दोनों में से एक का होना तो पक्का है, एक के आने के तो पूरे चांसेस हैं, भले ये आए या फिर ये आए. तो ये हो गए एग्जॉस्टिव इवेंट्स, राइट. नाउ इनसे थोड़े अलग होते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ इवेंट, जिनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स. नाउ व्हाट आर इंडिपेंडेंट इवेंट? ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते. वेल, नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट है भाई, तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल, कमिंग ऑफ हेड ऑन अ टॉस ऑफ अ कॉइन एंड कमिंग ऑफ 6 व्हेन यू रोल अ डाइस. These 2 events क्या ये एक दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. हेड आए या टेल आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके डाइस में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा. दोनों इवेंट्स आपस में एकदम ही इंडिपेंडेंट होते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी भी एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती. तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स. नाउ लेट्स सी कि इन्हें मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. ऑलराइट, सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं ये तो हमने सीख लिया.
अब ये सीखते हैं कि इनको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली किसी भी दो इवेंट्स ई एंड एफ को हम इंडिपेंडेंट तब बोल सकते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, बिकॉज यार इंडिपेंडेंट इवेंट्स उनका होना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, देयरफॉर जब हम उनका इंटरसेक्शन, उनका कॉमन निकालना चाहते हैं तो हमको पूरी ए के सेट और पूरे बी को सेट को एक साथ लेना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। वहां पे कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला टर्म नहीं आता। देखो बेसिकली इंटरसेक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पर यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो काम ही नहीं पड़ेगी ना, क्यों? क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलती है कि ये इवेंट इस पर डिपेंड कर रहा है, पर इंडिपेंडेंट इवेंट बोलता है कि बिल्कुल भी आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला टर्म गायब हो गया। ठीक है, सो सिमिलरली अगर ए बी सी तीन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, है ना, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा पी ए इंटू पी सी, बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा पी बी इंटू पी सी, एंड सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, सो जितने इवेंट्स एक दूसरे से म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है उनका सिंपली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अंडरस्टैंड? एक और चीज, अब अगर हम बात करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर टू इवेंट्स विच आर इंडिपेंडेंट, तो क्या लगता है क्या चेंज आएगा? चलो देखते हैं निकाल कर। तो मान लेते हैं कि एफ और ई इंडिपेंडेंट है, तो एफ गिवन ई का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब अभी अभी हमने देखा कि ई इंटरसेक्शन एफ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, and E given F will be nothing but probability of E because E intersection F is equal to P into PF। तो ये दो चीजें हम फॉलो करते हैं फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है सबको फंडा? चलो भाई, अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम मैथमेटिकली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो भी सीख लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि अगर एक आपको बोला जाए कि 10:02 पे आपको लेफ्ट भी टर्न मारना है और राइट भी टर्न मारना है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप एक सेकंड में लेफ्ट भी टर्न मार लोगे और राइट भी टर्न मार लोगे? नो, यू कांट डू दैट एट द सेम टाइम। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकती। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में बेसिकली बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि उनका एक साथ होने की कोई संभावना हो ही नहीं सकती, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए उनका इंटरसेक्शन 0 होता है। सिमिलरली दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि एक जगह कॉइन टॉस कर रहे हैं, एक जगह डाइस रोल कर रहे हैं, दोनों का आउटकम एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना। और इंडिपेंडेंट इवेंट में अभी अभी हमने सीखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब आपको क्या लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलो मैं सिखाती हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सपोज आपको दिया हुआ है कि ए और बी दो इवेंट्स हैं सच दैट पी ए इज 1/2, ए यूनियन बी इज 3/5, पी बी इज इक्वल टू पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो सिंस हमने ये सोचा कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, therefore probability of A intersection B will be equal to 0. So probability of A union B will be probability of A plus probability of B minus 0, क्योंकि A intersection B तो 0 हो गया। probability of A union B दिया है 3/5, PA दिया है 1/2, PB दिया है P, तो P का वैल्यू निकालना आसान है। P will be equal to 3/5 minus 1/2, LCM लेंगे 3 2 6, 5 1 5, डिनोमिनेटर में 5 2 10, so we get 1/10। तो P का वैल्यू हमें मिल गया 1/10। Is it fine? Okay. Now similarly वो पूछ रहे हैं कि सिमिलर सिचुएशन में P का वैल्यू क्या होगा अगर ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट है तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E नहीं A intersection B, है ना, A intersection B will be nothing but probability of A into probability of B, है ना। तो यहाँ पे probability of A है 1/2, probability of B है P, so this is nothing but P/2, है ना। तो A intersection B हमें मिल गया P/2। अब हम आते हैं A union B के फॉर्मूले में, so A union B is PA plus PB minus A intersection B,
Now what is P A union B? 3/5. PA है 1/2. PB है P. PA intersection B है P/2. P minus P/2 is P/2. तो ये हो गया 3/5 minus 1/2 is equal to P/2. 3/5 minus 1/2 is once again अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 1/10 is P/2. This implies that P is equal to 2/10, that is 1/5. तो ये आ गया हमारा आंसर, है ना। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो P का वैल्यू 1/10 आया था, जब इंडिपेंडेंट है तो P का वैल्यू 1/5 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ठीक है। चलो भाई, अब कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऑलराइट, question on your screen: if A and B are two independent events with PA 1/3 PB 1/4 then find PB dash A। अब आपको याद है मैंने आपको बोला था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो 3 प्रॉपर्टीज हैं उसको याद रखो क्योंकि आएगा वो बोर्ड एग्जाम में। देखो 2018 में आया है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें तो सब पता है भाई, हम तो सब सॉल्व कर लेंगे, है ना। सो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, उनका इंटरसेक्शन विल बी PA into PB, है ना, which is 1/3 into 1/4 basically. Now we have to find out probability of B dash A. Now conditional probability में हमने सीखा था probability of B dash given A is equal to 1 minus probability of B given A। याद आया कौन सा, थर्ड थ्योरम प्रॉपर्टी थी ना, पढ़ी थी हमने। हाँ चलो पुट कर दो वैल्यूज, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कैलकुलेट करें, क्या होती है, इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो पी ए इंटू पी बी क्या हो गया, 1/3 इंटू 1/4 1/12 हो गया। तो दिस इज 1 माइनस 1/12 divided by PA is how much, 1/3। तो बेसिकली PA into PB divided by PA हो गया PB, तो PB का वैल्यू कितना है, 1/4। सो वी आर गेटिंग 1 minus 1/4 which is equal to 3/4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B dash given A is 1 minus 1/4 is equal to 3/4। दैट्स योर आंसर। सिंपल था, 1 मार्क्स का पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 1 मार्क्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बूंद बूंद से ही सागर भरता है हमारा, और 100 भी तो स्कोर करना है, क्यों नहीं, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे यार प्रोबेबिलिटी। चलो भाई, अब आते हैं इस पूरे चैप्टर के 2 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स पे एनालाइज करके ही बता रही हूँ मैं आपको कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से तो आता ही है, ठीक है। तो व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आप याद करो, जब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ रहे थे तो एक क्वेश्चन किया था हमने कि मान लीजिए आपके पास एक बैग है, उसमें से आप 2 बॉल निकाल रहे हो, तो व्हाट आर द चांसेस कि एक रेड है एक ब्लैक है। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि या तो पहली चांस में रेड आया फिर ब्लैक आया, या फिर पहली चांस में ब्लैक आया फिर रेड आया, यही करते थे ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। और कैलकुलेशन कैसे किया था, याद करो, probability of red ball multiplied with probability of black ball given that red ball has been taken out plus probability of black ball into probability of red ball given that black ball has been taken out। मतलब कंडीशन ये है कि पहले ब्लैक बॉल निकाला जा चुका है, उसके बाद रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही कैलकुलेशन किया था हमने, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी सेशन में किया था, ठीक है। अब नाउ दिस इज नथिंग बट टोटल प्रोबेबिलिटी, बेसिकली यही होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में यूज किया था, वही कॉन्सेप्ट अगर हमें अ नंबर ऑफ इवेंट्स पे अप्लाई करना पड़े, जो सेम सिचुएशन में हम कई सारे एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके अगर कई सारे आउटकम्स आते हैं, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम यही काम करते हैं। अगर ध्यान से देखो, कंपेयर करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू ए गिवन इवन, ये किसकी तरह हो गया, ये वैसे हो गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इनटू ब्लैक बॉल गिवन रेड बॉल, वैसी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन ब्लैक बॉल। तो ये बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी है, बट द डिफरेंस इज कि वहां पे हमारी सिचुएशन चेंज हो जा रही थी। वहां पे हम पहले रेड निकाल रहे थे, फिर ब्लैक निकाल रहे थे, फिर उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे। टोटल प्रोबेबिलिटी जनरली हम उस टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहे हैं जहां पे आप बेसिकली जो आपका डिपेंडेंट इवेंट है ना, जो इवेंट गिवन इवेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, वो कॉमन रहता है। अगर आप ध्यान दोगे तो सब में इवेंट ए जो है वो
कॉमन है, आपका गिवन इवेंट चेंज हो रहा है। मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि रेड बॉल निकालने के क्या चांसेस हैं अगर इससे पहले ब्लैक आ चुका है, रेड बॉल आने के क्या चांसेस है इससे पहले ग्रीन आ चुका है, रेड बॉल आने के क्या चांसेस है अगर इससे पहले रेड आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे जब आपके पास क्वेश्चंस होते हैं वहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं हम, ठीक है। चलो भाई, तो फॉर्मूला तो सीख लिया हमने, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया हमने कि अप्लाई कैसे किया जाता है। अब क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के पूछे जाते हैं और कैसे हम समझेंगे कि वो टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। सो दिल्ली 2020 का ये क्वेश्चन है, सपोज दैट 5 men out of 100 and 25 women out of 1000 are good orators. Assuming that there are equal number of men and women, find the probability of choosing a good orator. कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम किस किस इवेंट की बात कर रहे हैं और हमें पूछा किसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि लेट E1 be the event of choosing a man, ठीक है। E2 को हमने लिख लिया, इट इज एन इवेंट ऑफ चूजिंग अ वुमेन, ठीक है। नाउ सिमिलरली लेट A be the event of choosing a good orator, है ना, गुड ओरेटर चूज करने का इवेंट, तो ये हमने नाम दे दिया उनको। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करो, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर चूजिंग अ मैन। सोचिए, यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन। मान लीजिए एक रूम है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ मेन और इक्वल नंबर ऑफ वुमेन है, और आपने एक इंसान को सेलेक्ट किया है, तो वो मैन होगा या वुमेन होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ हाफ, 50-50% चांसेस होंगे, है ना, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन है। तो therefore probability of E1 is half and similarly probability of E2 will be half. Don't you agree? है ना। अब ये बताओ what will be the probability of choosing a good orator given that it is a man. एक good orator choose करने की probability given that it is a man, मतलब एक आदमी जो एक अच्छा orator है, क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 men out of 100 are good orators, तो ये हो गया 5 out of 100, है ना। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गुड ओरेटर, एक अच्छा ओरेटर चूज करने की प्रोबेबिलिटी, कंडीशन ये है कि वो वुमेन होना चाहिए, क्या होगा, क्वेश्चन में दिया है 25 women out of 1000 are good orators, so it is nothing but 25 out of 1000, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई, तो अब जल्दी से इसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डालते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गुड ओरेटर, एक अच्छा ओरेटर चूज करने की प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ मैन multiplied with probability of choosing a good orator given that he is a man plus probability of choosing a woman into probability of choosing a good orator given that she is a woman, है ना। अब मल्टीप्लाई करिए, ऐड कर दीजिए, आ गया आंसर। सो ये हो गया हाफ इंटू 5/100 प्लस हाफ इंटू 25/1000, सो दिस इज हाफ इंटू 5/100 plus 25/1000. When you take the LCM, this is half of 50 plus 25, 75/1000, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा एंड आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, हाफ इंटू 75/1000। यू कैन मल्टीप्लाई, है ना, आई नो यू कैन डू इट। सो करके मुझे कमेंट करके बता देना क्या आंसर आया है इसका। चलो भाई, अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक ऑफ द डे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आना कंफर्म है, तो इसको अच्छे से समझो, इसके क्वेश्चंस मेरे साथ साथ अच्छे से प्रैक्टिस करो और आई गारंटी यू बन जाएगा क्वेश्चन, डरने का नहीं, ठीक है। चलो भाई, बेस थ्योरम होता क्या है एक बार समझ लिया ना, फिर देखना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। बेस थ्योरम बोलता है कि अभी तक आपने इस टाइप की तो बहुत प्रोबेबिलिटीज देखी होंगी जिसमें आपको बोला जाता है कि 2 बैग दिए हैं, आंख बंद करके आपने एक बैग से एक बॉल निकाला, ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने रेड बॉल निकाला। ये अभी तक हमने सीखा है ना, निकालना भी हम जानते हैं। चलो भाई, इसी क्वेश्चन को अगर मैं फ्लिप कर दूं, फ्लिप कैसे कर सकती हूँ कि पहले मैंने बोला कि आपके पास 2 बैग हैं, बैग 1 है, बैग 2 है, आप ये बताओ कि रेड बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चूजिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। अब इस क्वेश्चन को मैंने फ्लिप कर दिया, फ्लिप करके मैंने ये बोला कि मैंने रेड बॉल चूज कर लिया है, ये बताओ कि बैग 1 से ही चूज किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
क्वेश्चन फ्लिप हो गया ना, कि पहले हमें पता था कि बैग 1 है, बैग 2 है, 2 बैग है, रेड बॉल निकाल रहे हैं हम, तो रेड बॉल आने के चांसेस कितने हैं, गिवन दैट ब्लू बॉल भी दिया गया है बैग में, है ना। अब क्वेश्चन को उल्टा बोल दिया गया। अब उसने बोला कि देखो भाई, मुझे ये तो पता है कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने के कितने चांसेस हैं, सेकंड बैग से रेड बॉल निकालने के कितने चांसेस हैं, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि जब मैंने एक बॉल निकाला और वो रेड ही निकला, लेकिन ये बताओ कि बैग 1 से निकला कि बैग 2 से निकला। आप सोचोगे कि ओ माय गॉड मैम, ये तो मैजिक हो गया, मतलब ये तो जादू वाली बात हो गई ना यार, कि रेड बॉल निकाला लेकिन बैग 1 से आया कि बैग 2 से आया, ये कैसे पता चले। आंख बंद करके निकाला था भाई, हमें नहीं पता कि बैग 1 को चूज कर रहे थे या बैग 2 को चूज कर रहे थे। वेल, मैथमेटिकली हम सब कुछ पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होती ही मैजिक है ना। इट्स लाइक अ मैजिक ट्रिक ओनली, बट मैजिक ट्रिक विथ प्रूफ्स कि आप भी ये मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये होता है बच्चों कि इन अ सैंपल स्पेस इफ अ नंबर ऑफ इवेंट्स आर ऑकरिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बोल दिया गया है कि 2 बैग हैं और रेड बॉल आप पिक आउट कर रहे हो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने बैग 1 चूज किया है गिवन दैट रेड बॉल निकाला गया था। इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट कि बैग 1 होने की बैग 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रेड बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बैग 1 चूज हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लिप हो रहा है, ये देखो, बैग 1 चूज होना गिवन दैट रेड बॉल था, ठीक है। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, उल्टा एरो बनेगा रेड बॉल चूज होना गिवन दैट बैग 1 चूज हुआ था, इसका उल्टा हो जाता है कि बैग 1 चूज होना गिवन दैट रेड बॉल चूज हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हमें उल्टा पुल्टा करना होता है तो हम बेस थ्योरम लगाते हैं, और डिनोमिनेटर में ऑफ कोर्स जितने इवेंट्स हो रहे हैं उन सब की टोटल प्रोबेबिलिटी, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी है, जो हम इसके पहले जस्ट अभी सीख के आए, तो उसमें कुछ टेंशन नहीं करना हमें, है, ठीक है। अब चलो ये देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। A manufacturer has 3 machine operators A, B and C. The first operator produces 1% defective item. Second one produces 5%, third one 7% defective items. ठीक है भाई। A is on the job for 50% of the time. B is on the job for 30% of the time. C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? ये आया ना ट्विस्ट। अगर मैं आपसे पूछती कि what is the probability की मशीन A मशीन ए डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये निकालना तो आसान है। हम बोलेंगे कि देखो भाई, मशीन ए चूज हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय डिफेक्टिव आइटम आया है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये तो हम फट से निकाल लेते। पर क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया, क्वेश्चन ने बोला कि मुझे तो पहले ही से पता है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ है, ये बताओ कि ए से हुआ है, बी से हुआ है, सी से हुआ है, ये कैसे पता लगाओगे, ठीक है। तो ये हो गया मैजिक ट्रिक। तो जब मैजिक ट्रिक लगाना होता है तो हम बेस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो लेट्स अप्लाई बेस थ्योरम ऑन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम इवेंट्स का नाम दे देते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो लेट इवन बी द इवेंट की मशीन ए चूज किया गया, E2 फॉर मशीन बी, E3 फॉर मशीन सी। अब मशीन ए के चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जितने देर वो काम कर रहा है, 50% ऑफ द टाइम काम कर रहा है, तो 50% ऑफ द टाइम ही तो चूज हो सकता है ना वो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी हो गई 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन सी हो गई 0.2, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें निकालना है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी बाय मशीन ए। तो क्वेश्चन में दिया है कि मशीन ए 1% ही डिफेक्टिव आइटम बनाता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.01, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.05 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.07। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमने अभी तक निकाला कि डिफेक्टिव आइटम मशीन ए प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। गिवन दैट मशीन ए सेलेक्ट हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। अब हमें इसका उल्टा निकालना है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि मशीन ए चूज किया गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ गिवन दैट डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ था। तो जब हमें उल्टा निकालना होता है तो बेस थ्योरम लगाते हैं। अब बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन X, गिवन डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय E1, है ना, मल्टीप्लाइड बाय E1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। भाई मशीन सेलेक्ट करोगे तभी तो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करेगा, तो उससे तो मल्टीप्लाई करोगे ही ना। डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X गिवन E2 into probability of E2, probability of multiplication नहीं, addition,
So adding with probability of x given E3 multiplied with probability of E3 plus probability of x given E1 into probability of E1. किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, इट डज नॉट मैटर, है ना. चलिए अब वैल्यूज पुट कर दीजिए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन E1 इज हाउ मच? 0.01. सो 0.01 into probability of E1 कितना था? E1 की probability 0.5. So this is 0.5 divided by E2. E2 की probability है 0.05 and 0.3. So this is 0.05 into 0.3 plus 0.07 into 0.2, 0.07 into 0.2 plus lastly 0.01 into 0.5. अब इसको सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना. मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करो और मुझे कमेंट करके बताओ आंसर क्या आया. ठीक है, चेक और क्रॉस चेक कर लेंगे कि किसने किसने सही बताया. ऑल राइट, तो ऐसे होता है बच्चों बेस थ्योरम का क्वेश्चन, और इसी टाइप का आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है. इससे टफ तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब दिस इज द मैक्सिमम टफ. तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप हर क्वेश्चन बना लोगे प्रोबेबिलिटी का, निश्चिंत रहो. ठीक है, अब अगर अभी भी थोड़ी सी धुक धुक हो रही है, थोड़ी सी टेंशन हो रही है, तो कोई बात नहीं, चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, 10 मिनट और रुक जाओ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा कर जाओ, कॉन्सेप्ट्स और सुपर स्ट्रॉन्ग करके जाओ. ठीक है, और हाँ, एंड में मैं आपको माइंड मैप के थ्रू पूरे चैप्टर का समरी भी बता दूंगी एंड फॉर्मूला चीट शीट भी दे दूंगी, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को. ऑल राइट, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 CBSE 2016 में पूछा गया. A and B throw a pair of dice alternatively. If A wins the game if he gets a total of 6. B wins the game if she gets a total of 7. If A starts the game, find the probability of winning the game by A in the third row of the pair of the dice. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A मान लो एक बंदा है, ठीक है, और वो 2 डाइस रोल करता है, लेकिन वो तब जीतेगा, मतलब उसके विनिंग के चांसेस तब होते हैं जब दोनों डाइस का सम होता है 6. तो डाइस का सम 6 कब होगा? सोचो, 1 and 5 है ना, 5 plus 1 और 2 plus 4, 4 plus 2 and 3 plus 3. बस इसी सिचुएशन में 6 हो सकता है, और तो कोई सिचुएशन नहीं है पॉसिबल. चलो भाई, तो ये कितने चांसेस हो गए? दिस इज 5 out of 36. 36 कहाँ से आया? याद रखिए, जब 2 डाइस को रोल किया जाए एक साथ तो टोटल 36 आउटकम होते हैं. 6 इसके, 6 इसके, 6 तो 36. ठीक है, चलो सिमिलरली बी के कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, मतलब जीतने वाले कौन कौन से आउटकम्स होंगे? सो उसका टोटल 7 आना चाहिए. 7 कब होता है? 1 and 6, 6 and 1, 2 and 5, 5 and 2 and 3 and 4, 4 and 3. इन सारे पॉसिबल सिनेरियोज में वो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आएगी, विनिंग चांसेस है, क्योंकि टोटल 7 आ रहा है. कितना हुआ? 6 out of 36. ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी. सो लेट अस अज्यूम दैट PA इज बेसिकली A विंस. A के जीतने के कितने चांसेस है? तो A के जीतने के चांसेस है 5 out of 36. करेक्ट है. बट ये बताओ, व्हाट आर द चांसेस दैट A लूजेस? सो P डैश A कितना होगा? A लूजेस. तो A के हारने के कितने चांसेस होंगे? सिंपल है, 1 minus 5 by 36. So this is nothing but 36 minus 5, 31 by 36. Clear है? Similarly, what is the probability that B wins? B के जीतने के कितने चांसेस है? 6 out of 36, है ना. Now what is the probability that it loses? B के हारने के कितने चांसेस है? B loses 1 minus 6 by 36, which is 30 by 36. ठीक है भाई, तो हमने A के जीतने के चांसेस निकालिए, A के हारने के चांसेस, B के जीतने के चांसेस, B के हारने के चांसेस. अब आते हैं मुद्दे पर कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इफ A is starting the game, यानी सबसे पहले A जो है वो डाइस रोल कर रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A will win in the थर्ड थ्रो. मतलब पहले A ने थ्रो किया, वो हार गया. ठीक है, सो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है A loses, देन अगेन B loses, क्योंकि A के बाद B थ्रो करेगा, एंड देन A ने थ्रो किया और इस टाइम A जो है वो जीत गया. ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A winning in the third row is nothing but probability of A losing multiplied with probability of B losing multiplied with probability of A winning the game. पहली चांस में A हार गया, दूसरी चांस में B हार गया, तीसरे चांस में A जीत गया. तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया. P dash A is 31 out of 36, P dash B is 30 out of 36
and PA is 5 out of 36. This is your answer. सिंपल है, सबको समझ में आ गया. देखो बच्चों, आपको ना एग्जाम में बैठ के ये नहीं सोचना पड़ता ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है इसमें. वो सोचने की जरूरत ही नहीं है. लॉजिकली देखो, ये पूरा चैप्टर हमने लॉजिकली समझा है, और प्रोबेबिलिटी को अगर आप लॉजिकली सॉल्व करोगे ना तभी आप प्रोबेबिलिटी बना पाओगे. अगर रट के बस फॉर्मूला के ऊपर भागोगे तो नहीं बना पाओगे. वैसे तो सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है ना, सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, बट हाँ अगर लॉजिक समझ में आ गया ना तो एकदम अनदेखा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, चलो भाई. सिमिलरली 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिफाई करो और बताओ किसका क्वेश्चन है ये. इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ व्हिच 430 आर गर्ल्स. इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली इज इन क्लास 12 गिवन दैट द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल. कितना आसान सवाल है. बेसिकली आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ क्लास 12 स्टूडेंट गिवन दैट शी इज अ गर्ल. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ क्लास 12 गर्ल इंटरसेक्शन विथ शी इज अ गर्ल डिवाइडेड विथ प्रोबेबिलिटी दैट शी इज अ गर्ल. यही होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. तो वही तो कर रहे हैं हम. तो चलो कैलकुलेट करते हैं. व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स 430 आर गर्ल्स. सो 430 आउट ऑफ 1000. Simple. Similar, probability of choosing a class 12 student given that she is a girl. ठीक है, नहीं, पहले तो हमें इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ क्लास 12 स्टूडेंट हु इज अ गर्ल है ना, इंटरसेक्शन, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लास 12 में भी है एंड शी इज अ गर्ल टू. ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, बट 10% ऑफ व्हाट? सो बेसिकली 10% of 430 students है ना. तो 0 0 0 0 कैंसिल. सो 43 out of 1000 students are class 12 students who are also a girl है ना. तो अब हम आ गए अपनी फाइनल प्रोबेबिलिटी में. प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट गिवन दैट शी इज अ गर्ल is equal to probability of class 12 student intersection she is a girl divided by probability of choosing a girl. So it is nothing but 43 out of 1000 divided by 430 out of 1000. 1000 cancel. So we get probability of choosing a class 12 student given that she is a girl is equal to 43 out of 430. This is 10. So your answer is 0.1. सिंपल. 0.1 आ गया आपका आंसर. ठीक है, तो मिल गए आपके 2 मार्क्स. ऑल राइट, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं 6 मार्क्स वाला, क्योंकि इसी क्वेश्चन से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है ना, बट लगना नहीं चाहिए. देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है. देयर आर 2 bags 1 and 2. Bag 1 contains 4 white and 3 red ball. Bag 2 contains 3 white and 7 red ball. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be white. What is the probability that it was drawn from bag 1? So simple. ये तो बेस थ्योरम का लिटरल एग्जांपल हो गया जो मैंने आपको दिया था, है ना. वही सेम क्वेश्चन हो गया. रेड बॉल की जगह व्हाइट बॉल दे दिया है और पूछ रहा है कि व्हाइट बॉल तो आ गया, पर ये बताओ बैग 1 से आया, इसके क्या चांसेस हैं. बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ना. सो लेट अस अज्यूम इवेंट ए टेल्स अस दैट बैग 1 इज चूजन, है ना. लेट मी सी. अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया आपके लिए. हाँ, तो लेट अस अज्यूम दैट इवेंट E1 इज बैग 1, E2 is choosing bag 2, event A is choosing a white ball. तो सबसे पहले हम निकालेंगे बैग 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि 2 बैग है, 2 में से एक को चूज कर रहे हो तो हाफ हाफ चांसेस हुए ना. E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 यानी व्हाइट बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 1 क्या होगी? बैग 1 में कितने बॉल हैं? 4 व्हाइट बॉल आउट ऑफ 4 + 3 यानी 4 out of 7 है ना. so 4 out of 7. प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 क्या होगा? दूसरा बैग, दूसरे बैग में है 3 व्हाइट बॉल, सो 3 out of 3 + 7 10. तो ये हो गई सारी वैल्यूज. अब बेस थ्योरम में पुट कर दो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 1 गिवन दैट व्हाइट बॉल हैज बीन टेकन आउट. यही तो हमें कैलकुलेट करना है. तो बेस थ्योरम में तो लगाएंगे क्योंकि उल्टा काम करना है यहाँ पर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 is 1/2. 1/2 into 4/7 upon 1/2 into 4/7 plus 1/2 into
3/10 है ना। तो बस इसको सिंप्लीफाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। सबसे सिंपल सा है, 1/2 तो कैंसिल ही हो जाएगा ऑल ओवर। सो यू आर गोइंग टू गेट 4/7 डिवाइडेड बाय 4/7 प्लस 3/10। अभी तो बहुत सिंपल है, यू ऑल कैन सिंपली डू इट, फ्रैक्शंस का एडिशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो फटाफट से अगेन सॉल्व करो, मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओ। ऑल राइट बच्चों, चलिए अब आते हैं इस पूरे सेशन के आखिरी सवाल पर, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस स्टडी। वंस अगेन सैम्पल पेपर में केस स्टडी के क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, तो बहुत जरूरी है उनकी प्रैक्टिस करना, है ना। तो चलिए एक बढ़िया सा केस स्टडी का क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद पूरी फॉर्मूला चीट देखेंगे इस एंटायर चैप्टर की। So the question says a card is lost from a pack of 52 cards, यानी 52 कार्ड्स थे एक डेक में, उसमें से एक गुम गया, बचे अब 51 कार्ड्स। अब इन 51 कार्ड्स में से आप 2 कार्ड निकाल रहे हो। द रिमेनिंग कार्ड्स, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, देन व्हाट इज the probability of the following questions। चलिए भाई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the probability of drawing 2 diamonds given that a card of diamond is missing। अब किसको किसको पता है कि 52 में कितने डायमंड्स होते हैं? टोटल 52 में देयर आर 13 डायमंड्स बेसिकली, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 13 में से 1 इज लॉस्ट, एक डायमंड कार्ड, डायमंड नहीं, डायमंड का कार्ड गुम गया है, ठीक है। तो बाकी 2 कार्ड जो हमने निकाले हैं उनके डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपल। अब देखो 13 डायमंड्स में से एक गुम गया, कितना बचा? 12 आउट ऑफ 51। याद रखना 52 में से एक कार्ड गुम चुका है ना। तो 12 आउट ऑफ 51 मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? 11 आउट ऑफ 50। अगर एक डायमंड निकाल लिया, अब कितने बचे? अब बचे 11 डायमंड्स आउट ऑफ कितने टोटल कार्ड्स? 50 में से एक गुम गया, एक निकाल लिया, सॉरी 52 में से एक गुम गया, एक निकाल लिया, तो 50 बचा। सो 12 into 11 upon 51 into 50। So that's your answer basically। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे you will और सिंप्लीफाई करोगे you'll get 22 out of 425। सिंपल। Similarly, question number 2, probability of drawing 2 diamonds given that a card of heart is missing, है ना। तो बेसिकली डायमंड्स और हार्ट का तो बहुत गहरा रिश्ता होता है। तो यहाँ पे जो है ना, अगर हार्ट मिसिंग है तो डायमंड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? भाई देखो, अगर हार्ट मिसिंग है तो उससे हमें डायमंड से कोई मतलब नहीं है ना, हमारे हार्ट को डायमंड से कोई मतलब नहीं है। वैसे ये बहुत झूठी बात है, सच्चाई तो यही है, हमारे हार्ट को डायमंड से बहुत मतलब होता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हार्ट जो है वो मिसिंग है, तो इसका मतलब 52 में से एक कार्ड मिसिंग है, 51 कार्ड्स हैं, पर डायमंड तो 13 ही हुए। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग डायमंड एंड देन अगेन डायमंड विल बी 13 डायमंड्स आउट ऑफ 51 इंटू 12 डायमंड्स आउट ऑफ 50, है ना, क्योंकि पहले 13 थे, एक निकाल दिया, फिर 12 बचे, 13 इंटू 12 अपॉन 51 इंटू 50, मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, यू विल गेट 26 आउट ऑफ 425। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन, ऑल ऑफ अ सडन अ मिसिंग कार्ड इज फाउंड। मतलब 52 में से जो एक कार्ड गुम गया था वो मिल गया वापस। Then 2 cards are drawn simultaneously without replacement, probability that both drawn cards are king। king आने की probability क्या होगी? बहुत सिंपल है। So probability that king आया और फिर उसके साथ फिर king आया, क्या होगी? So probability of taking out a king, 4 king होते हैं out of 52 cards, multiplied with एक निकाल लिया, कितने कार्ड बचे? 3 किंग बचे आउट ऑफ 51, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला ना, रिप्लेसमेंट नहीं किया है। सो 4 into 3 upon 52 into 51 will be 1 upon 221। Multiply, simplify, you will get this। Simple। And now last question, if 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards, 1 by 1 with replacement, यानी एक निकाला फिर वापस रख दिया, फिर निकाला फिर वापस रख दिया, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ किंग इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड चांस, नॉट किंग यानी P डैश के, है ना, इनटू P डैश के विल बी व्हाट। तो सबसे पहले इसके निकालते हैं कि P के कितना होगा। किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी होती है 4 आउट ऑफ 52, यानी कि 1 आउट ऑफ 13। सो सिमिलरली P डैश के कितना होगा बच्चों? 1 माइनस probability of king, 1 minus 1 by 13, 1 minus 1 by 13 कितना होता है? 12 by 13। So P dash K is 12 by 13। अब क्योंकि उसने बोल दिया विथ रिप्लेसमेंट कि जो कार्ड निकाला था भैया उसको वापस रख दिया, तो 12 by 13 into 12 by 13 is nothing but
144 by 169 है ना, 12 12 144, 13 into 13 169। आ गया आंसर। कितना आसान था, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऑलराइट गाइस, चलिए भाई, तो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है विद ऑल द टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, विद एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर पॉसिबल टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम। सो इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया ना, तो ये चैप्टर आपका डन है। ऑलराइट, तो चलिए अब एक माइंड मैप के थ्रू पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं और सारे फॉर्मूलाज की समरी देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी is always between 0 and 1. Next, some special properties of probability, that complement of an event is 1 minus probability of that event. Next, the same concept applies to conditional probability as well, कि probability of E dash given F will be 1 minus probability of E given F. And second property of conditional probability, probability of A union B given F will be probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, है ना। Next हमने सीखा था conditional probability, probability of B given A has occurred is probability of A intersection B upon probability of A. यही इसी conditional probability से हमने derive किया था multiplication theorem. Probability of A intersection B is probability of A into probability of B given A, और probability of B into probability of A given B, है ना। conditional probability से ही multiplication theorem आता है, और logic तो सीख ही लिया है हमने। Lastly we have independent events where probability of E intersection F is nothing but probability of E into PF, because independent events ऐसे events होते हैं जो एक साथ occur तो हो सकते हैं पर उनके बीच में कोई dependency, कोई relationship नहीं होता है ना। And next we have total probability, जब एक साथ कई events हो रहे हो तो उन सारे events की probability को multiply करके with their conditional probability, हम जो multiplication theorem में करते थे वही काम हम यहाँ पर करते हैं, और बस सारी probabilities को हम एक साथ add कर सकते हैं for all the events, है ना। एंड बेस थ्योरम तब काम आता है जब हम फ्लिप मारते हैं कि बॉल दिया है बैग पूछा है, ना कि बैग दिया है बॉल पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लगाते हैं बेस थ्योरम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E मल्टीप्लाइड विथ E अपॉन समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इनटू A गिवन EJ, वेयर J is basically all your events happening one by one. All right, guys. तो ये रहा complete summary of probability. We have learned and covered basics of probability, conditional probability, some properties of conditional probability, multiplication theorem, mutually exclusive events, exhaustive events, independent events, total probability, and Bayes theorem. All right. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like the video and share it with your friends. Also, if you are new, तो सब्सक्राइब जल्दी से करके जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सारे वन शॉट वीडियोस आपको यही मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी या, बाय बाय।